नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं एक वीडियो सीरीज़ ला रहा हूं जो कि मैथ्स पे आधारित होगा। मैथ्स का जो सिलेबस है उसको पूरा का पूरा मैं कवर करूँगा और ऐसा नहीं कि ऊपरी तौर पर पढ़ा दिया गया आपको पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा हर एक चैप्टर, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके पास जो सिलेबस में दिया है उसको पढ़ाया जाएगा और साथ साथ उससे सिलेबस से हट के भी जानकारी दिया जाएगा थोड़ा सा। तो जितने भी आपके पास हर एक चैप्टर में बेसिक रहेगा उसका, तो वहाँ से मैं डील करना चालू करूँगा। उन पे आधारित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको बताया जाएगा। कथन कारण पे आधारित प्रश्न बन रहे हैं व्यापम के पीएससी के नए पैटर्न के अनुसार, तो उन प्रश्नों पे डील किया जाएगा कि कथन कारण वाले प्रश्न कैसे डील करते हैं। कूट आधारित प्रश्नों पे डिस्कशन किया जाएगा, मतलब कि हर एक चीज़ ना बेसिक से और कॉन्सेप्ट से होने वाला है। तो वीडियो सीरीज़ आपको पूरा का पूरा कंटिन्यू देखते जाना है, 1 बाय 1 जैसे वीडियो आते जाएगा। और वीडियो समझ में आएगा कोई भी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए रहना, और अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने नए पहले चैप्टर संख्या पद्धति पे, और उसके बेसिक से हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते जाते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम के बेसिक को अब समझा जाए। आपको पूरा ये चार्ट जो दिख रहा है इसको दिमाग में बैठाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसको समझाने के बाद में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बना है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो उन प्रश्नों को आपको हल करने के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है। देखते जाएं क्या क्या लिखा है। संख्या क्या है? संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपके पास वास्तविक संख्या और एक है आपके पास काल्पनिक संख्या। इसका डेफिनेशन मैं बोलते जा रहा हूँ, चाहे तो आप लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? ऐसे संख्याएं जिनको संख्या रेखा में निरूपित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाता है, जबकि ऐसे संख्याएं जिनको संख्या रेखा में निरूपित नहीं किया जा सके क्या कहलाएंगे? काल्पनिक संख्याएं। अब एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आ जाता है, आपको संख्या पे आधारित आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, जैसे उदाहरण दे दिया रहेगा ना, और पूछेगा कि ये उदाहरण जो है वो काल्पनिक है कि वास्तविक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, ये सब बनने वाले हैं। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के उनके सब टाइप पे डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद लास्ट में काल्पनिक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्या कितना होता है? 2 प्रकार का होता है वास्तविक संख्या में पहला संख्या है आपके पास परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो डेफिनेशन क्या है? ऐसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे कि मैं लिख पाया 22/7, 8/9, -7/3, कुछ भी ना, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्या को किस रूप में लिखा जा सके? p/q के रूप में। अब बात ध्यान देने वाली ये है यहाँ पे कि q का मान ना 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया वो तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा अपरिमेय। अब वो अपरिमेय कैसे आ रहा है? मैं यहाँ पे इन्फिनाइट लिया हूँ। ये इन्फिनाइट कैसे आता है? हमेशा कोई भी संख्या को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर होता है इन्फिनाइट। इसलिए तो बोला अगर q का मान 0 हो गया तो परिमेय कैसे होगा? फिर परिमेय होने के लिए जो दिया गया भिन्न संख्या है उसमें हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण है 22/7। बार वाले संख्याएं क्या होता है? परिमेय संख्या। इसको मैं दशमलव वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब डिस्कस करूंगा कि ये जो 2.3 बार जो लिखाया है वो परिमेय संख्या के रूप में कैसे आता है। फिलहाल दिमाग में रखेंगे कि जो बार वाले संख्याएँ हैं वो क्या है? परिमेय संख्या। 5/9 लिखा, अब मैं माइनस में लिखूँ इसको चाहे प्लस में लिखूँ, ये क्या रहेगा? परिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, जैसे -1/5, 7/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ पे मैं बार लगाया, लेकिन इस उदाहरण में मैं बार नहीं लगाया हूँ, तो एक्चुअल में ये क्या है? बार वाला ही है। 7.56, 56, 56 ऐसे करके ये चलेगा आगे। ठीक है, तब ये भी क्वेश्चन क्या हो गया? 7.56 के ऊपर में बार जो आ रहा है उसके लिए 7.56 बार। ठीक है, तो ये बार वाले जो उदाहरण मिलेंगे वो किसके होंगे? आपके परिमेय संख्या के उदाहरण होंगे। और एक उदाहरण यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 34। तो यहाँ पे मैं जो 34 लिखा हूँ तो ये 34 भी आपका परिमेय संख्या है। अब फिर यही बात, सर आप तो बोले कि
p/q के रूप में रहना चाहिए चीज़ें, तो ये तो p/q के रूप में नहीं आ रहा है 34, तो 34 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या 34/1 करके, तो आखिर आ तो गया p/q के रूप में। मतलब आपको डील करना है उन चीज़ों पे कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। ऐसे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जाएगा किसके उदाहरण कहलाएंगे, परिमेय संख्या के उदाहरण कहलाएंगे। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो रूट होगा वो होगा परिमेय, लेकिन अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख गया तो उसका अगर रूट निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा आपका अपरिमेय। जैसे कि मैं पहले तो ये समझाऊँ आपको कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। तो आप कोई ऐसा संख्या सोचो जो किसी न किसी अन्य संख्या का क्या हो, वर्ग हो। जैसे कि मैं सोचा 36 क्या है, 6 का वर्ग है, इसलिए 36 को बोला जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप अगर 36 का क्या निकालोगे, रूट, यही लिखा ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या निकालें, रूट। तो रूट अगर निकाला मैं तो ऐसे लिख दिया अगर मैं रूट 36, तो रूट 36 का मतलब क्या हुआ, 6 हुआ, और 6 का मतलब क्या हुआ, 6/1 हुआ। अर्थात रूट 36 को 6/1 p/q के रूप में लिखा जा सकने के कारण अंडर रूट 36 किसका उदाहरण होगा, परिमेय संख्या का। या और बोल लें अंडर रूट 25, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा 5, और 5 का मतलब हुआ 5/1। और बोल सकते हैं 49 का वर्गमूल कितना देगा, 7 मतलब कि 7/1। तो रूट 49, रूट 36, रूट 25 ये सब क्या हैं, परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। लेकिन अब ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखा और 6 के अंडर रूट में मतलब रूट 6 लिखा इसको, अब आपको पता है कि 6 तो किसी संख्या का वर्ग होता नहीं है। तो हाँ, अब यहाँ पे और एक बात ना कि सर रूट 6 तो लिख पाए, तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है रूट 6/1, तो ये भी तो p/q के रूप में आ गया। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट बनता है, इस बात को अब ध्यान से सुनना। जो ले रहे हो p, वो p का वैल्यू आपका एक पूर्णांक रहना चाहिए, ठीक है, मतलब कि वो अंडर रूट, क्यूब रूट ये सब नहीं होना चाहिए। तो रूट 6 क्या कहलाएगा आपका, अपरिमेय कहलाएगा। रूट 37 ले लो, ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। रूट अगर 64 लिया तो ये परिमेय कहलाएगा, क्योंकि इसका रूट क्या होता है 8, और 8 मतलब होता है 8/1। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लिए रहना, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि इसके आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो बेल आइकन को क्लिक करना जरूरी है। चले देखें आगे। और तो ये हो गया आपके पास परिमेय संख्या के बारे में। अब यहीं पे अपरिमेय संख्या के बारे में और देखें। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तो मैं रूट बता दिया, ठीक है, कि अगर उसका रूट दिया है ऐसा रूट 37 तो वो किसका उदाहरण है, अपरिमेय। और सुनेंगे ध्यान से बात को। अब एक चीज़ और डिस्कस कर देता हूँ मैं कि कोई भी नंबर है उसको अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर आता है अनंत। मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है कि नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, इन्फिनाइट। लेकिन अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू कितना आता है, 0। अब देखो ये क्या हुआ, क्या बोला मैं अभी, नंबर को डिवाइड किया जा रहा है अगर 0 से तो वो है अनंत। परिमेय का परिभाषा ये बोलता है कि q का वैल्यू ना 0 नहीं हो सकता। q का वैल्यू मैं क्या कर दिया, 0। q का वैल्यू अगर 0 हो गया तो परिमेय ना कहला के क्या कहलाएगा, अपरिमेय। और जैसे 0 किया मैं, इसका वैल्यू आता है अनंत, इसलिए अनंत को किसके श्रेणी में रखा जाएगा, अपरिमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है 22/7 के बारे में और पाई के बारे में। ध्यान रखेंगे, पाई का मान 22/7 ही लिखते हो आप, लेकिन जब वो नंबर के रूप में डायरेक्ट दे देगा 22/7 तो वो परिमेय है। लेकिन अगर वो पाई लिख के दिया तो वो क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू आप 22/7 तो बोलते हो, लेकिन अगर त्रिकोणमिति वगैरह में जाओगे तो पाई के लिए आपके पास या सर्कल के लिए आप डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, 180 डिग्री के रूप में। ठीक है, तो ये सिर्फ एक नोटेशन है, अर्थात जो भी नोटेशन वाले टर्म मिलेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके पास अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। अनंत को अच्छे से याद रखना और पाई को अच्छे से याद रखना, दोनों अपरिमेय हैं, लेकिन पाई का वैल्यू जो लिखा जाता है 22/7 वो क्या है, परिमेय है। और सुनेंगे बात ध्यान से। अब थोड़ा सा बात और समझें अच्छे से। देखो मैं उदाहरण लिख रहा हूँ ना, अंडर रूट 36 लिखा था अभी, आपने बोला, मतलब मैंने बताया आपको कि इसका वैल्यू क्या हुआ 6,
और 6 को लिखा जा सकता है 6/1। ठीक है, इतना क्लियर। अगर मैं इसको -√36 लिखूं तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस तो बाहर में रहेगा ही रहेगा। √36 का वैल्यू क्या हो गया? 6, और 6 का मतलब हुआ टोटल, -6 का मतलब हुआ -6/1। तो चाहे √36 बोल लिया जाए, चाहे -√36 बोल लिया जाए, ये आपको वैल्यू क्या दे रहा है? बटे के रूप में दे रहा है, अर्थात P/Q के रूप में। मैंने अब भी बोला था चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में। तो √36 बोल लो चाहे -√36 बोल लो, वो किसका उदाहरण कहलाएगा? परिमेय का। अब ध्यान से सुनेंगे बात, और ठीक है, यहीं से सब प्रश्न बनते एग्जाम में, और आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिख के दिया है वो भाज्य संख्या ये सब। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं -36, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालेंगे, तो वो तो परिमेय है। अब आप इसको देख के आए और आपने लगा दिया परिमेय, और वहीं पे आपने गलती किया। तो ध्यान से सुनना, ये कैसे होगा? जब अंडर रूट के अंदर में क्या है? माइनस, तो ये माइनस का अर्थ है -1 है वो, और -1 क्या होता है 11वीं के मैथ्स के अनुसार ना? आयोटा, मतलब कि इमेजिनरी नंबर। तो माइनस का अर्थ है आयोटा का स्क्वायर, 36 का मतलब है 36 का मतलब है 6 का वर्ग। अब इसको आप हल करोगे तो 6 बाहर निकलेगा और आई स्क्वायर में आई बाहर निकलेगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है? ये 6 × i आ रहा है। आई हमेशा क्या बताता है आपको? इमेजिनरी नंबर को बताता है। ठीक है, आई हमेशा क्या बताता है? इमेजिनरी नंबर को। तो ये जो बोल रहे हो आप √36, वो ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय। ये कौन सा संख्या है आपके पास? काल्पनिक संख्या है। मतलब कि ऐसे संख्याएं जिनको संख्या रेखा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। आप 6i को संख्या रेखा, जो संख्या रेखा पढ़ते हैं हम 1 2 3 और इधर -1 -2 ऐसे करके, इनमें कहीं पर भी निरूपित नहीं किया जा सकता किसको? 6i को। इसलिए ये क्या है? काल्पनिक संख्या का उदाहरण है। ठीक है, इतना बात। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूँ माइनस, अंडर रूट में आपके पास कुछ भी अगर माइनस के रूप में मिला, चाहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, वो किसका उदाहरण कहलाएगा? काल्पनिक संख्या का। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं, √-2, √-8, √-4, √-5, -6, कुछ भी बोलें, लेकिन अगर वो अंडर रूट में रहा तो क्या कहलाएगा? आपका काल्पनिक संख्या। कारण बताया मैं कि वो काल्पनिक संख्या क्यों कहलाता है? आयोटा के रूप में। ठीक है, अब आगे बढ़ते जाते हैं। और परिमेय संख्या के अंतर्गत में क्या आता है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के लिए समझने के लिए आपको सिर्फ किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए? इस संख्या रेखा के बारे में नॉलेज होना चाहिए। संख्या रेखा 0, यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा। कहाँ तक आगे बढ़ेगा? तो जहाँ तक अपने को गिनती नहीं आता है, अनंत तक। वैसे इधर -1 -2 -3 करके आगे बढ़ेगा। ये कहाँ तक आगे बढ़ेगा? माइनस अनंत तक। तो माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक, मतलब अपने को जहाँ तक गिनती आता भी नहीं है, वो उनके अंतर्गत जितने भी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या। अब ध्यान से सुने, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दूं, मेरे को सिर्फ किनके बारे में बात करना है? 0 से लेकर अनंत तक के बारे में बात करना है, तो ये कहलाएंगे पूर्ण संख्याएं। होल नंबर बोला जाता है या कंप्लीट नंबर बोला जाता है। तो पूर्णांक में माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं। लेकिन अगर मैं माइनस वाले वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूं, 0 को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुने, 0 को नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है, माइनस के जितने भी वैल्यू हैं उनको नेग्लेक्ट करेंगे, तो जो बचा, 0 सहित जो बचा वो कहलाएगा पूर्ण संख्याएं। लेकिन अब मैं माइनस के साथ साथ 0 को भी नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब उसकी उपेक्षा कर दिया, तो मेरे पास संख्या बचा 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक? अनंत तक। तो वो क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं कहलाएगा। उम्मीद है चीज़ें समझ में आया होगा। अभी और बचाइए भाज्य संख्या के रूप में अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम एंटर करेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, फिलहाल इसका एक बार रिवाइज कर लिए हैं आप लोग, ये दिमाग में रखना। ध्यान से सुने अभी एक और बात, परिमेय संख्या के अंतर्गत में पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक के अंतर्गत में पूर्ण है और पूर्ण के अंतर्गत में प्राकृत है। अब इसका अर्थ समझें, जितने भी परिमेय संख्याएं होंगे
वो पूर्णांक संख्या अवश्य होंगे। जितने भी पूर्णांक संख्याएं होंगे वो पूर्ण संख्या अवश्य रूप से होगा। जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या अवश्य रूप से होगा। देख सकते हैं अभी पूर्ण संख्या 1 2 3 है, अब ये क्या है, प्राकृत संख्या ऐसे है, ठीक है। ये आपके पास कुछ उल्टा बोल रहा हूँ क्या, यही तो है। आपके पास प्राकृत संख्या जो भी है, हर एक प्राकृत संख्या, ऊपर से नीचे बता दिया ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हर एक प्राकृत संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। और हर एक पूर्ण संख्या क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और हर एक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि वो अपने ऊपर वालों के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, जिसको मैं अभी गलती से वही दोहरा दिया था कि हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण में आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे कि पूर्णांक संख्या जैसे और ना हर पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कि जीरो के बारे में बात करता हूँ। जीरो क्या है, आपके पास पूर्ण संख्या तो है, लेकिन जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। यही समझाने का मैं प्रयास किया अभी। अब ये हुआ आपके पास संख्या के दो प्रकारों में, वास्तविक संख्या के अंतर्गत में परिमेय पढ़े आप, अपरिमेय पढ़े। अब एक बार इसको और देख लें। इसको वैसे मैं पढ़ा चुका अभी कि जो भी अंडर रूट में माइनस के रूप में जो भी संख्या दिया रहेगा वो किसका उदाहरण है, काल्पनिक संख्या का, या तो डायरेक्ट आपको क्या दे देगा, आई के रूप में दे देगा चीज़ें। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सह अभाज्य संख्या, सम्मिश्र संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। चले देखें, मैं बोला सबसे पहले प्राकृत संख्या के अंतर्गत में भाज्य संख्या भी होंगे और अभाज्य संख्या भी होंगे। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट मैं उदाहरण लिखूँगा। भाज्य संख्या है आपके पास, मतलब कि प्राइम नंबर्स, भाज्य संख्या प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर किनको कहेंगे, ऐसे संख्या जो खुद से वह सिर्फ एक से भाग जाएंगे। जैसे कि मैं लिखा दो, दो अपने आप से भाग जाएगा और एक से जाएगा। तीन, तीन अपने आप से जाएगा और एक से जाएगा। इसके बाद चार अगर लिखे आप, तो चार तो भाई अपने आप से गया और एक से भी गया। अच्छा सॉरी, भाज्य लिख दिया ना मैं यहाँ पे। सबसे पहले अभाज्य संख्या ना, मैं अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दो से। दो, तीन, फिर इसके बाद आएगा 5, फिर इसके बाद आएगा 7, और ऐसे करते करते आपको कहाँ तक नोट डाउन करना है, 100 तक नोट डाउन करना है। जैसे कि लास्ट में पहुँच गया 100 से पहले 97 सिर्फ और सिर्फ अपने से भाग जाएगा और एक से भाग जाएगा, इसलिए 97 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब जैसे मैं बोला भाज्य संख्या के बारे में बात करूँगा, अगर मैं भाज्य ना मतलब कि डिविजिबल नंबर, तो भाज्य क्या हो गया आपके पास, 4, 6, 8, ये सब 9 हो गया। क्यों, इन लोग अपने आप से तो भाग जाएंगे ही, साथ में अपने आप से और एक से भाग जाने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी भाग जाता है। जैसे कि 9, 1 से 9 से भाग जाने के अलावा ये जाता है 3 से भाग, इसलिए 9 अभाज्य ना होके वो क्या हो गया, भाज्य संख्या है। वैसी 8, 1 व 8 से भाग जाने के अलावा 4 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, इसलिए 8 क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। उम्मीद है समझ में आ गई होगा, इसको आपको बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में। हाँ, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट एक के बारे में ना, कि एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या। इस बात को याद रखेंगे, एक को ना तो अभाज्य संख्या माना जाता है और ना ही भाज्य संख्या माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसको क्या बोलेंगे आप, प्राकृत संख्या है वो, सह अभाज्य संख्या। अब मैं लिखा यहाँ पे सह अभाज्य, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। तो इसको डायरेक्ट फिर उदाहरण के माध्यम से, आपको पहले इसका डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। आपको संख्याओं का ऐसा जोड़ा दिखेगा जिसमें से कॉमन सिर्फ क्या निकल पाए, एक निकल पाए, या ये बोलें कि उसका HCF क्या हो, एक हो। जैसे कि मैं बोल दिया 2 और 3। अब 2 और 3 में कॉमन तो कुछ नहीं निकल रहा है, मतलब कि एक निकल रहा है कॉमन। या ये बोलेंगे कि इनका HCF क्या कहला, HCF कितना है, एक है, अर्थात 2 और 3 का जोड़ा क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। और आगे बोलता हूँ मैं, जैसे कि मैं लिख दिया 4 और 7।
तो 4 और 7 में कॉमन क्या निकलता हुआ दिख रहा है, 1 निकलता हुआ दिख रहा है, इसलिए क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। अब यहीं पे डाउट क्रिएट कर देते हैं, कैसे, सर ये तो अभाज्य संख्या है लेकिन ये तो भाज्य है, यहाँ पे क्या था, ये भी अभाज्य था, ये भी अभाज्य था। अब आप गलत कॉन्सेप्ट ये बनाते हो सह अभाज्य के लिए कि जो ब्रैकेट में जो संख्याएं दिया रहेगा उन दोनों संख्याओं को अभाज्य होना जरूरी है करके, जो कि बिल्कुल गलत बात है। दोनों के दोनों अभाज्य हो सकते हैं, चलो अच्छी बात है। दोनों के दोनों में से एक जने भाज्य और एक जने अभाज्य, एक जने भाज्य और एक जने अभाज्य भी हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों भाज्य संख्या नहीं हो सकते अगर आप उसको किसकी परिभाषा में रख रहे हो, सह अभाज्य की परिभाषा में रखना चाहते हो। तो मैं बोलूँगा 4 और 6 सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है अभी बोले, इसका कारण दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 करके, तो 2 कॉमन निकल गया, इसलिए यह 4 और 6 का जोड़ा सह अभाज्य संख्या नहीं है। और बोलें 10 बोल लिया मैं, 14 बोल लिया, या बोल लें 20 बोल लें और 50 बोल लें, इसमें से 10 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए, अर्थात HCF आपका 1 के अलावा कुछ ना हो, ऐसे संख्याओं को जोड़ो क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाता है। उम्मीद है समझ आया होगा। अब ये अभाज्य संख्या के बारे में बात हुआ, भाज्य संख्या के बारे में बात हुआ, सहअभाज्य संख्या के बारे में बात हुआ। अब मैं बोल लेता हूँ जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, या इनको बोला जाता है यमज अभाज्य संख्या। तो फिर वही उदाहरण से आपको ना अभाज्य संख्याओं को कंटिन्यू ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जिनके बीच में एक भाज्य संख्या आना चाहिए। जैसे कि देखें उदाहरण, 3 हो गया और ये 5 हो गया, ये क्या है 3 और 5, अच्छा ये सह अभाज्य तो हैं, सह अभाज्य होने के साथ साथ 3 और 5 क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य। क्यों कहलाएगा, क्योंकि 3 और 5 के बीच में जो 4 आता है वो क्या है, भाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या का परिभाषा में क्या बोला अभी, 2 ऐसे अभाज्य संख्या लें जिनके बीच में एक भाज्य संख्या आता हो, तो ये क्या कहलाएगा आपका जुड़वा भाज्य संख्या। और बोले 5 हो गया और 7 हो गया, क्योंकि इसके बीच में 6 आता है जो कि भाज्य संख्या है। अब 7 के बाद क्या आता है 11, अब ये नहीं है जुड़वा भाज्य संख्या, क्योंकि इनके बीच में 4 का गैप है, गैपिंग सिर्फ 1 का रहना है ना। आगे देखिए ये नहीं है ना जुड़वा भाज्य संख्या, सह अभाज्य तो है लेकिन जुड़वा अभाज्य नहीं है ये। और देखें उदाहरण 11 और 13, ये आपका सह अभाज्य होने के साथ साथ भी क्या है, जुड़वा अभाज्य भी है, क्योंकि इनके बीच में जो 12 आ रहा है वो एक भाज्य संख्या है। आगे देखें और एक क्या चीज़, सम्मिश्र संख्या के बारे में, सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं, ऐसे संख्या का जोड़ा चाहे प्लस वाला रहे चाहे माइनस वाला रहे, जो एक उसका हिस्सा किससे रहना चाहिए, वास्तविक संख्या से, और एक रहना चाहिए आपका आभासी संख्या से, मतलब काल्पनिक संख्या से। जैसे कि मैं लिखा 5 + 2i, तो ये बता रहा है आपका वास्तविक संख्या, जबकि ये बता रहा है आपका काल्पनिक संख्या। तो 5 + 2i को क्या बोला जाएगा, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर के रूप में, या ये किसके रूप में रहेगा, माइनस में, जैसे कि 5 - 2i, तो भी ये क्या कहलाएगा, सम्मिश्र संख्या। आपके पास कुछ भी लिख देना, -8 - 2i लिख दे, 3i लिख दे, लेकिन एक ठोक क्या रहना चाहिए आपके पास, वास्तविक, और एक रहना चाहिए काल्पनिक। तो ये दोनों का जो मिलकर बना हुआ संख्या है वो क्या कहलाएगा, आपका एक सम्मिश्र संख्या कहलाएगा। अब इसके आगे आप लोग थोड़ा सा रुक कर एक बार नोट कर लें कि अभाज्य संख्या 1 से चालू, मतलब 2 से चालू करें, और अंतिम 97 कम से कम 100 तक आप नोट डाउन करके रखें। इसके अंतर्गत में क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं अब अभी डिस्कस कर रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, देखें एक टॉपिक पे और डिस्कस कर लेते हैं कि आपको अगर कोई नंबर दे दिया जाए, ठीक है, 100 से बड़ा दे दिया गया नंबर या 100 से छोटा कोई भी, फिलहाल 100 से बड़े नंबर के लिए है कि अभाज्य संख्या की पहचान आप करोगे अगर, तो कैसे किया जाए। मैं जैसे कि दे दिया आपको, क्वेश्चन ये है कि मैं दे दिया 141, अब मैं बोला कि ये अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या। तो इसको चेक करने के लिए एक तो आप लगाते हो भाज्यता का नियम, और एक तो लगता है आपका अभी जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो वाला भाज्यता का नियम ना।
अभी देख रहे हैं कि 141 अगर अभाज्य संख्या हो तो ये सिर्फ किससे भाग जाना चाहिए, अपने आप से भाग जाना चाहिए और 1 से भाग जाना चाहिए, उसके अलावा और किसी से ये भाग नहीं जाना चाहिए, तभी तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन मेरे को भाज्यता का नियम थोड़ा सा समझ में है, याद है। क्या चीज़ कि अगर तीनों का योग मतलब तीनों अंकों का योग अगर 3 से भाग जा रहा है तो ये बड़ा का बड़ा संख्या किससे भाग जाएगा, 3 से। 4 1 5 5 1 6 6 3 से भाग चले जाता है, इसलिए 141 भी 3 से भाग चले गया। अब भाई 141 3 से भाग चले गया तो ये अभाज्य थोड़ी हुआ, ये तो भाज्य हुआ। अब देखें उदाहरण, ये कौन सा संख्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, क्योंकि ये 1 और 141 के अलावा 3 से भी भाग चले जा रहा है। अब किससे भाग जा रहा है ये पता नहीं लगाना है मेरे को, भाज्य है कि अभाज्य है ये बस। और देखें क्वेश्चन, अगर मैं बोलता हूँ 147 तो फिर एक बार देख लें आप, 7 4 11 1 12 12 बन रहा है, मतलब कि ये 3 से भाग जाने वाला है। 1 से भाग जाना चाहिए था या और सिर्फ अपने आप से भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये 3 से भी भाग जा रहा है। अब जरूरी नहीं है 3 से ही ना, 3 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, फिलहाल अभी ये भी 3 से गया, इसलिए ये क्या है, भाज्य है ना कि अभाज्य है। अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, अब ध्यान देंगे ना क्वेश्चन में। देखिए अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 137, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य। आपको एग्ज़ाम में बोला कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसकी जांच करो करके, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया रहेगा, उसके हिसाब से चीज़ें डील होता है। फिलहाल मेरे को इसको चेक करने की अभाज्य है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इससे बड़ा एक ऐसा संख्या सोचूंगा जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। अब शब्द बोल दिया मैं पूर्ण वर्ग, अभी मैं इसका डेफिनेशन बोला था। पूर्ण वर्ग क्या है, ऐसा संख्या जो किसी न किसी संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। तो 137 से बड़ा कौन सा संख्या है, 144। क्यों इसी को लिया, क्योंकि ये किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, इसलिए आपको क्या लेना है, 144 को। फिलहाल यहाँ पे 144 लेने का कारण सिर्फ ये रहा कि आपको 12 चाहिए था। अब 12 से मतलब नहीं है, आपको 12 से छोटा उन सब अभाज्य संख्याओं को नोट करना है। 11 हो गया, और इससे छोटा 7 हो गया, इससे छोटा 5 हो गया, और छोटा 3 हो गया, और छोटा 2 हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि 2 3 5 7 11 से 137 भाग जा रहा है कि नहीं। अगर वो इन संख्याओं में से किसी से भी भाग नहीं गया तो 137 अभाज्य संख्या है। अगर आपके पास इनमें से किसी से भी भाग चले गया तो ये आपका एक भाज्य संख्या है। 2 से भाग जाने के लिए इकाई अंक का सम होना जरूरी नहीं जाएगा उससे भाग। 3 से भाज्यता का नियम लगा डालो, 3 1 4 4 7 11 11 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए 137 भी 3 से भाग नहीं जाएगा। 5 से भाग लगाना है तो इकाई का अंक क्या रहना चाहिए, उसके लिए 0 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, तभी ये भाग जाएगा, तो 5 से भी नहीं गया। 7 से डायरेक्ट भाग लगा के देखें, 7 एकम 7 6 बच गया ना। अब 6 और 7 67 7 से भाग नहीं जाता। 11 से 11 एकम 11 2 और 7 बचा 27, भाग नहीं जाएगा 11 से, अर्थात 137 2 3 5 7 11 में से किसी से भी भाग नहीं जाने के कारण ये क्या कहलाएगा, एक अभाज्य संख्या कहलाएगा। और एक उदाहरण देखें, चले मैं लिखा यहाँ पे 541। अब ये भाज्य है कि अभाज्य है ये चेक करना है, तो फिलहाल 3 वाला नियम लगा दिया करें हमेशा सबसे पहले ना, कि 5 4 9 9 1 10 3 से भाग नहीं जाएगा। और वैसी सेम कहानी किसके लिए होता है, 9 के लिए। इसको हम आगे डिस्कस और करेंगे भाज्यता के नियम के आधार पर। फिलहाल मैं आपको जो बताया था वो क्या था, 541 से बड़ा कोई ऐसा संख्या सोचें जो वर्ग संख्या हो। 541 से बड़ा कौन सा होगा, तो 625। अब आपको 1 से 30 तक का वर्ग भी याद रहना चाहिए वर्ग वाले चैप्टर पढ़ाने के लिए। फिलहाल यहाँ यहीं पे ज़रूरत पड़ रहा है उसका। 625 क्यों लिखा मैं, कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, अच्छा सॉरी ना, 625 से पहले 541 चल रहे हैं, तो 541 के बाद क्या आता है 576, जो कि किसका वर्ग होता है 24 का वर्ग। 576 किसका वर्ग है, 24 का वर्ग, ठीक है। 576 ही क्यों लिए, अभी कारण बताया था, इस संख्या से एक ऐसा बड़ा संख्या लेना है जो पूर्ण वर्ग हो। 576 वर्ग है किसका, 24 का, अर्थात 576 पूर्ण वर्ग संख्या।
24 से मेरे को कोई मतलब नहीं, 24 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको नोट करें। 23 हो गया, फिर इसके बाद होता है 19, 17, फिर 13, और वही बात ना 13 से पहले कौन कौन होंगे, 11, ये सब। तो अब चेक किया जाए, 5 × 40 2 से जाएगा क्या, नहीं। 5 × 40 3 से जाएगा क्या, अभी नहीं। 500 × 40 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से किया जाए एक बार, तो 7 से भाग लगाना है तो पहाड़ा पढ़े ना 7 का, 7 7 49, बच गया 5, 5 और 1 51, 7 से भाग नहीं जाता 51, 11, 11 चौक 44, 10 बच गया, 101 हुआ, 11 से भाग नहीं जाएगा 101। 13 से बात करें आप, 13 चौक 52 हो गया, 2 बचा और 1 21 ना, तो 13 से भी भाग नहीं जाएगा, 21 तो जाएगा नहीं। 17 के बारे में, 17 × 51, 3 बच गया, 3 और 1 31, 17 से भी नहीं जाएगा। 19 का पहाड़ा ना, तो 19 दूनी कितना हो गया, 38 हो गया। यहाँ पे बचा कितना आपके पास, तो यहाँ पे बचा 16, 161। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 161 भी 19 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 23 से देखें, 23 दूनी 46 हो गया, 54 में 46 गया, कितना बच गया, 8 और 1 क्या हो गया, 81। 23 से भाग नहीं जाता। अर्थात आपको ये बात समझ में आया कि इन सभी संख्याओं से 541 भाग नहीं जाने के कारण क्या है, 541 एक अभाज्य संख्या है। सर तो 23 से बड़े वाला कोई संख्या लेके चेक करते हैं, तो नियम में आप जब इतने से नहीं गया तो बड़े वालों से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एक पास ट्रिक है, तरीका है कि आपको पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल से छोटे अभाज्य संख्याओं से कटा के देखना पड़ता है। तो वीडियो लंबा ना हो, मैं इसके प्रश्न आगे के क्लास में कराने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को अच्छे से देख के चीज़ों को समझ कर रखे रहना है, क्योंकि इस पे आधारित ही प्रश्नों को मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में। आपको चीज़ें समझ में आया, सब चीज़ें क्लियर है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए रहना, क्योंकि और बेल आइकन को क्लिक किए रहना ना, क्योंकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना ज़रूरी है।